नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर सिंह आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय होगा भारत ही नहीं बल्कि विश्व में मशहूर प्रसिद्ध हस्ती रविन्द्रनाथ टैगोर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा करेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर इतने प्रसिद्ध क्यों हैं, क्या योगदान है भारत में इनका और भारत के लिए क्या योगदान है, आखिर कौन थे रविन्द्रनाथ टैगोर और क्या थे और इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में क्या किया। आपने एक महत्वपूर्ण गाना सुना होगा या महत्वपूर्ण गाना सुना होगा, एक लाख चलो रे और आमार सोनार बंगाल जैसे फेमस गीत को आपने सुना ही होगा। और जनगण मन तो आप लोगों ने शायद, ऐसा कोई भारतीय शख्स नहीं होगा और विश्व में ही शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो भारत के नेशनल एंथम जन गण मन को ना जानते हो ना सुना हो। ये मशहूर हस्ती प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही कंपोज किया गया था। तो जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में बंगाल में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में ही हो गई थी। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो अपने नाम के पीछे सरनेम कुशारी लगाते थे। क्योंकि कुशारी कलकत्ता में ब्राह्मणों का सरनेम था और इस सरनेम को अंग्रेजों को बुलाने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती थी। इस कारण अंग्रेज ने, यानी कि उस समय जो अंग्रेज थे भारत में, उन्होंने इस सरनेम को मिस प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे इन्होंने कुशागरी की जगह यानी कुशारी की जगह रविन्द्रनाथ को टैगोर सरनेम यानी टैगोर टाइटल प्रदान किया। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा रविन्द्रनाथ टैगोर मूलतः ब्राह्मण थे, कलकत्ता के थे। इनका सरनेम कुशारी था, लेकिन टैगोर उपाधि या टैगोर टाइटल अंग्रेजों के द्वारा प्रदान किया गया था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और मां का नाम शारदा देवी था। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था और इन्होंने बीच में ही अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था। लेकिन इससे पहले इनके बारे में जानकारी हम प्रदान करें तो इससे पहले इनका थोड़ा दादाजी के बारे में इनकी जानकारी प्रदान कर लेते हैं कि क्या थे। इनके दादाजी का नाम द्वारकानाथ टैगोर था। ये मशहूर बिजनेसमैन थे। इनका एक बिजनेस नहीं था, बीमा, बैंकिंग, कोल माइन जैसे बहुत सारे बिजनेस थे, यानी कि एक बिजनेस माइंड व्यक्ति थे। साथ ही साथ में ये राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये उनके एक अच्छे मित्र थे और ब्रह्म समाज के लिए इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी जो हैं, अपने पिताजी यानी कि द्वारकानाथ टैगोर से ये थोड़ा हटकर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर का ध्यान स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म की तरफ था और ये स्वामी विवेकानंद से जुड़े थे। इसलिए कंक्लूजन ये निकलता है कि ये अमीर परिवार में होने के साथ साथ ही एक अध्यात्म परिवार से भी बिलोंग करते थे। चूंकि जात के ब्राह्मण थे, इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग से भी बिलोंग करते थे। सिर्फ कवि ही नहीं थे बल्कि मशहूर नोवेलिस्ट थे, राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे, निबंध लेखक यानी कि एसियस्ट थे, शॉर्ट राइटर भी थे यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर लिखते थे, प्ले राइट लिखते थे यानी प्ले लिखते थे तो प्ले राइट भी थे, कंपोजर भी थे, फिलोसफर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे। साथ ही साथ में लिंग्विस्ट यानी कि भाषा का अनुवाद करने वाले भी रविन्द्रनाथ टैगोर थे। क्योंकि ये मूलतः बंगाली में अपनी रचनाएं, चाहे वो नोवेल हो, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो निबंध हो, लिखते थे। बाद में स्वयं ही उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, तो एक अच्छे ये ट्रांसलेटर भी थे। इन्होंने अपने जीवन में
2000 से ज़्यादा गानों को कंपोज किया। और आपको पता होगा कि एक बहुत ही भारतीय बॉलीवुड का यानी बॉलीवुड का एक मशहूर सॉन्ग है कि छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये गाना रविन्द्रनाथ टैगोर से ही इंस्पायर होकर बनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में नए लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और यह नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय मूल के एशियाई व्यक्ति थे। इससे पहले नोबेल प्राइज जितनों को भी दिया गया सारे के सारे यूरोपियन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगाल नामक एक गीत लिखा जो कि बंगाली लोगों की एकजुटता दिखाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुआ। उस समय इन्होंने एक लाख चलो रे नामक गाना भी लिखा जिसका अर्थ होता है आप अकेले चलें, अगर आप में अकेले चलने की हिम्मत है तो काफिला आपके पीछे स्वतः ही आ जाएगा। एट लास्ट में 1905 के बाद जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके बाद कर्जन को अंततः बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। इन्होंने भारतीय नेशनल एंथम यानी कि भारतीय राष्ट्रीय गान के साथ साथ अन्य देशों का भी राष्ट्रीय गान लिखा। जैसा कि जो लिखा था इन्होंने आमार सोनार बंगाल, उस समय बाद में यही राष्ट्रीय गीत बांग्लादेश का बना, यानी बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिसे पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आमार सोनार बंगाल जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। यहाँ तक कि श्रीलंका का भी नेशनल एंथम इंस्पायर्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर वर्क्स, यानी कि श्रीलंका का भी जो नेशनल एंथम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के कार्य से प्रभावित है। इन्होंने 1919 में जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जनरल डायर ने जब मीटिंग के दौरान जलियांवाला बाग कांड में नरसंहार करवा दिया, यानी कि वहां पर गोलियां चला दी गई, जिससे कि सारे के सारे बहुत सारी जनता जो पार्क में उस समय एकत्रित थी वह मारी गई। इसका प्रतिरोध जताने के लिए इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान की थी 1915 में, 1919 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार को वापस रिटर्न कर दी। इससे यह प्रतीत होता है कि इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना एकदम से कूट कूट कर भरी थी। साथ ही साथ में 1932 में जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया, जिसमें उन्होंने कहा महात्मा गांधी ने कि हम अंग्रेजों की आज्ञा का विरोध करेंगे लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। तो इस विचारधारा पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी का साथ दिया। साथ ही साथ में उस समय जब ब्रिटिश इंडिया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे और अन्य जो हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रणेता हैं, इन लोगों की उस समय विचारधारा राष्ट्रता थी, यानी कि नेशनलिज्म की भावना उस समय विचारधारा बहुत मशहूर हो रही थी। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर इन सब लोगों से एक कदम आगे थे। उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को तो बड़ा ही बढ़ाया, लेकिन इनका मानना था कि राष्ट्रवाद की भावना से बढ़ के होती है अंतरराष्ट्रवाद की भावना, अर्थात ये इंटरनेशनलिज्म पर बहुत विश्वास रखते थे। इनकी जो इंटरनेशनलिज्म की भावना है वो भगत सिंह से मेल खाती है, क्योंकि भगत सिंह भी अंतरराष्ट्रीय भावना से, अंतरराष्ट्र की भाईचारे की भावना से प्रेरित थे। 1939 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी। तो इस बात से आप लोगों को एक छोटा सा अंदाजा लग रहा होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर का भारत के लिए और भारतीय राजनीति के लिए कितना योगदान है। तो थोड़ा इनके बचपन पर प्रकाश हम डालते हैं।
रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता था, तो इन्होंने अपने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया। इनके भाई ने इन्हें साइंस, मैथ और कुछ फिजिकल ट्रेनिंग करवाई। फिजिकल ट्रेनिंग में है जूडो, जो कि कराटे का एक पार्ट है, रेसलिंग, गंगा में स्विमिंग इत्यादि सिखाई इनके भाई ने। इनके पिता ने हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी की इन्होंने पढ़ाई करवाई। साथ ही साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए शांति निकेतन और हिमालय की तराइन में भी, यानी हिमालय क्षेत्र में भी ये स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए गए। वहां से ये वापस आए। उस समय ब्रिटिश इंडिया का दौर चल ही रहा था, तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने भारतीयों के लिए एक प्रशासनिक सेवा का आरंभ किया, जिसे आज हम IAS के नाम से जानते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा। 1855 में शुरू की गई और एज रखी गई कि जो छात्र इस प्रशासनिक सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसकी उम्र 23 ईयर्स ओल्ड कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही साथ में इसका जो एग्जाम है वह ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन में ही कंडक्ट कराया जाता था, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है कि ब्रिटेन में ही था। भारत में इस प्रकार की कोई व्यवस्था थी नहीं कि भारत में IAS का एग्जाम करवाया जाए, तो बहुत कम भारतीय ही एग्जाम देने ब्रिटेन जाते थे, क्योंकि खर्चा भी तो होता था। इनके भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1864 में IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की, और वह पहले भारतीय बने जो कि उस समय की भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित किए गए। अपने भाई के साथ यह ब्रिटेन चले गए, यानी इंग्लैंड चले गए। वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने LLB में एडमिशन लिया और LLB की पढ़ाई की। इनके पिता इनसे उम्मीद करते थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर LLB की पढ़ाई करने के बाद अच्छे वकील बने, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और इन्हें वकालत में इनका इंटरेस्ट नहीं जगा और इन्होंने वकालत नहीं की। एट लास्ट बाद में ये इंडिया चले आए, और इंडिया में उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन, क्या क्या योगदान दिया इंडिया के लिए, ये तो हम आपको पहले जिक्र कर ही चुके हैं। अब थोड़ा सा लिटरेचर में, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में या हिंदी लिटरेचर में इनके योगदान को थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका योगदान क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर 8 साल के थे, तो 8 साल की उम्र से इन्होंने पोएम लिखना स्टार्ट कर दिया था। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने सूडोनेम भानु सिम्हा के नाम से पोएम को प्रकाशित करवाते थे। बाद में इन्होंने कई शॉर्ट स्टोरी भी लिखी, जो कि भिखारिन नाम से एक महत्वपूर्ण शॉर्ट स्टोरी है, जो कि 1870 में आई। साथ ही साथ में इनका एक गीतांजलि नाम से कलेक्शन ऑफ द पोएम पब्लिश हुआ। 1882 में इनका संध्या संगीत, ये भी एक कलेक्शन ऑफ पोएम था, ये प्रकाशित हुआ। और स्टोरी का एक कलेक्शन जिसे गुच्छा के नाम से जाना जाता है, वो भी शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन प्रकाशित करवाया। साथ ही साथ 1914 में इन्होंने काबुली बाला एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा इसे पढ़ने में। 1914 में इन्होंने काबुली बाला लिखी। इन्होंने कई नोवेल्स और नोवेला लिखी। नोवेल्स और नोवेला में एक्चुअली डिफरेंस ये होता है कि जहां पर नोवेल बहुत ही लेंदी और बड़ी होती है, वहीं नोवेला नोवेल की अपेक्षा छोटी होती है। इन्होंने 8 नोवेल और 4 नोवेलास लिखे। नोवेल में 4 अध्याय, गोरा बहुत ही इनकी फेमस है। साथ ही साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से 8 म्यूजियम बनाए गए हैं, जिनमें से 3 इंडिया में और 5 बांग्लादेश में हैं। हमें उम्मीद है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में।